तो ये देख चुके कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज सीट जो आता है वो आ जाता है इक्वल, अभी पिछला लेक्चर देखा गया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब हम लोग डिस्क लिए थे तब भी यही आया था। लेकिन अगर यही सीट मेटल सीट हो जाए, जी हाँ मेटल सीट हो जाए, तो मेटल सीट में क्या होगा कि इस सरफेस पर भी चार्ज आएगा और इस सरफेस भी चार्ज आएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये दोनों सरफेस पे चार्ज चला आएगा, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं रह जाता मेटल में, ये कंडक्टर होने के नाते पूरा पूरा चार्ज सरफेस पे, और इस सरफेस भी इस सरफेस पे भी, इसकी एक अपनी थिकनेस है। तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि ये मेटल प्लेट में कह लो, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो पहले सरफेस के कारण अगर E1 है और दूसरे सरफेस के कारण भी क्या है E2 है, तो पॉइंट तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा E1 प्लस E2। जी हाँ, अगर इधर पॉइंट ले लेता हूं तब भी ऐसा होगा। ये पॉइंट पॉजिटिव है, रिपल्सन, इस सरफेस के कारण 1 सरफेस के कारण भी रिपल्सन और 2 सरफेस के कारण भी रिपल्सन। तो E1 प्लस E2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे आ जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, किधर बाहर की ओर। जी हाँ, किसी भी आउटसाइड पॉइंट पर अगर मेटल प्लेट है, जी हाँ प्लेट में 2 सरफेस होंगे, तो यहाँ पे मैं कह लूँ क्या रीडिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जी ड्यू टू मेटल प्लेट। तो मेटल प्लेट के दोनों सरफेस पे चार्ज आ जाएगा और बाहर किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो ये पहले सरफेस के कारण भी E1 आउटसाइड डायरेक्शन में, दूसरे सरफेस के कारण भी आउटसाइड डायरेक्शन में। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आपको पता वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे, एक ही डायरेक्शन अगर है तो वो जुड़ जाएगा, और जो आएगा आउटसाइड पर, आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। इस डायरेक्शन में भी यही होगा, पहले सरफेस के कारण रिपल्सन बाहर की ओर, ये वाला रिपल्सन बाहर की ओर। अगर ये माइनस चार्ज इस पे होता तो फिर यही डायरेक्शन अंदर हो जाता, लेकिन आएगा वैल्यू कितना सिग्मा अपान एप्सिलॉन। तो मेटल प्लेट के कारण अगर निकाला जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन। अब मेटल प्लेट के इन साइड पॉइंट पे देखा जाए तो इन साइड पे अगर देखा जाए तो अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, सारे चार्ज कहाँ चले गए हैं सरफेस पे, और जब सभी चार्ज सरफेस पे चले गए हैं तो अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो वहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जी क्लियर। ये तो मेटल प्लेट अगर है उसके कारण उसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसके समीप कोई पॉइंट है, पास में कोई पॉइंट है, जी हाँ पास में कोई पॉइंट है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा दोनों सरफेस के कारण निकालना पड़ेगा और कितना हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन। लेकिन अंदर अगर कहीं किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो। तो ये बात समझ में आ रहा होगा क्या कि इंटेंसिटी ऑफ मेटल कंडक्टर या मेटल कह लें या मेटल बॉडी कह लें या कंडक्टर बॉडी कह लें, तो यहां से हमें दिख रहा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ मेटल बॉडी, कोई भी धातु की बॉडी है या मैं कह लूं कंडक्टर है, क्लियर है, फुल कंडक्टर है, तो यहां पे आइडियल कंडक्टर में कह लो तो उस केस में इन साइड कोई चार्ज नहीं रह जाता और इन साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है स्ट्रेंथ होती है वो कितनी मिलती है जीरो। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। और अगर उसकी एक्सपेंशन विस्तार बहुत ज्यादा है तो समीप किसी पॉइंट पर अगर उसमें 2 सरफेस है तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और एक सरफेस क्या हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मेटल प्लेट हो गया तो उसमें सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा,
और अगर मेटल शीट है, जी शीट अगर है सिंगल सरफेस की है तो क्या हो जाएगा वो कह सकते हैं क्या सिग्मा पर 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, बात समझ आ रही है? तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल प्लेट, जी हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धातु प्लेट के कारण, धातु प्लेट की अपनी थिकनेस है, 2 सरफेस है, कितना आ गया सिग्मा पर एप्सिलॉन। लेकिन अंदर कहेंगे तो क्या होगा 0। और इसी एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है क्या कि कोई भी मेटल बॉडी हो या आइडियल कंडक्टर हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा 0। और रीजन क्या है कि कोई भी चार्ज अंदर रह ही नहीं जाएगा, सभी चार्ज कहाँ चले जाएंगे सरफेस पे, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। ओके, दैट्स क्लियर? जी हाँ, आगे बढ़े। अब अगला देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज कर सकते हैं कंडक्टिव स्फीयर। जी हाँ, स्फीयर है और वो कंडक्टिव है। कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव में डिफरेंस क्या होगा समझ में आ रहा है कुछ? कि अगर कंडक्टर है तो सभी चार्ज कहां चले जाएंगे सरफेस। क्लियर है ये? हाँ, स्फीयर चाहे वो कह सकते हैं क्या कि हॉलो हो या पूरी तरीके से क्या हो वो कह सकते हैं कि वो सॉलिड हो। अगर वो कंडक्टर है तो सभी चार्ज कहां चले जाएंगे सरफेस पे, और इस केस में सरफेस पे चार्ज होगा तो सरफेस डेंसिटी दिमाग में रखेंगे। क्लियर है ये? तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिव स्फीयर, एक समान आवेशित गोली चालक है उसके कारण। अब ये देखा जाए कि मैं ये पहले बता दूं कि ये आपका एक स्फीयर है, क्लियर है, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो सभी चार्ज कहां चले जाएंगे? सभी चार्ज इसके सरफेस पे। अब देखा जाए अंदर कोई चार्ज है नहीं, इसकी रेडिया मैंने ले लिया क्या आर ले लेते हैं, कैपिटल आर, ये इसकी रेडिया। तो अंदर चार्ज नहीं तो आपको पता ही है कि कंडक्टर के अंदर जब चार्ज ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होने वाली है 0। तो हम कहां निकाल सकते हैं? बाहर भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, बाहर निकाल सकते हैं, इसके सरफेस पे भी निकाल सकते हैं और अंदर भी। अब ये देखा जाए कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो मैं कह लूं सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस पे चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, तो कितना मैंने ले लिया सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें हम लोग 3 केसेस देखेंगे। हाँ जी, क्योंकि यूनिफॉर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, अतः एक आगे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, उससे भी निकाल लेंगे, लेकिन चूंकि कूलाम्स लॉ को पूरी तरह अप्लाई करने आना चाहिए इसलिए कूलाम्स लॉ से सारे एप्लीकेशन में करा रहा हूं। तो यहां पर अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये भी आउटसाइड में होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में, यहां पर भी ऐसे कह सकता हूं आउटसाइड में जाएगा। जी हाँ, ये आपका, और इस तरफ भी पॉइंट हो सकता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पीछे भी हो सकता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये माइनस चार्ज होगा तो अंदर की तरफ होगा। लेकिन इस स्फीयर से इसके बाहर अगर हम जाएं तो x डिस्टेंस पर, जी x डिस्टेंस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी, डायरेक्शन अलग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी। जी यहाँ सिमेट्रिकल होगी, इसलिए तो गॉस थ्योरम अप्लाई होता है। गॉस थ्योरम वहीं अप्लाई हो पाता है जहां सिमेट्री रहती है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन कहीं पर ये स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसके सेंटर से x दूरी पर, सेंटर से इधर x दूरी पर, सेंटर से इधर x दूरी पर, ऐसे 3D हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी, डायरेक्शन केवल क्या होगा बाहर की ओर, ये अलग निकालेगा। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग अलग अलग केस में पढ़ते हैं।
केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट क्या है। तो हम कर सकते हैं एट आउटसाइड पॉइंट जी, एट आउट साइड पॉइंट। इसका क्या मतलब है, वाह बिंदु पर जी, यानी कि जो हमारा स्फेयर है उसके बाहर कोई पॉइंट है वहां। तो आप ये सोचो कि जब ये स्फेरिकल चार्ज पूरे सरफेस पे है तो वहां के लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा पॉइंट चार्ज हो जाएगा जी हाँ। और यहां पर फिर गुलाम ला से डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्या, E इक्वल क्या आ जाएगा कि इसमें चार्ज में कह लो Q है, Q अपॉन x स्क्वायर। ओके, और अगर हम सिग्मा के टर्म में लिखना चाह रहे हैं तो सिग्मा के टर्म में अगर लिखना चाह रहे हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये तो हो गया कि Q अपॉन x स्क्वायर, जहां पे हमारा x जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन r है या ग्रेटर देन r है, यानी बाहर पॉइंट है, तभी तो x हमारा बड़ा है जिससे इसकी रेडियस है, तो ये आ जाएगा। अब कह लें क्या कि ये हम लोग निकाल सकते थे वहां पॉइंट चार्ज लेकर के, फोर्स लगा करके, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन Q नॉट चार्ज से ये आ जाता। अब कह लें कि यहाँ पे Q क्या होगा, सिग्मा के टर्म में लिखें तो सिग्मा के टर्म में क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया, और चूंकि स्फेयर है तो स्फेयर का एरिया क्या होगा, रेडियार है तो 4 पाई आर स्क्वायर। तब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, तो कह सकते के सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, या हम लोग कह लें के की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे रख दे रहा हूं, के की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई की वैल्यू कैंसिल हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पे आ गया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर जी, ये आपका क्लियर है। ये कहां पर आया, ये आया आउटसाइड पॉइंट पर, यानी बाहर पर। क्लियर है ये। चलिए अब ये देखा जाए कि यानी ये आउटसाइड पॉइंट इधर भी हो सकता था x डिस्टेंस पे गोले के बाहर, तभी तो x ग्रेटर देन r होगा, या इधर भी हो सकता था x ग्रेटर देन r, या इधर भी x हो जाता, कहीं भी x। तो x हमारा वैरी करेगा, सिग्मा कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, r कांस्टेंट। x बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा जी। यहाँ पे भी देख लें k कांस्टेंट, q इसमें चार्ज तो वही रहेगा, x बढ़ेगा e बढ़ेगा घटेगा, और किस रेशियो से, x स्क्वायर यानी रेसिप्रोकल, स्क्वायर रेसिप्रोकल के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा घटेगा। और x बढ़ते 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 जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो किसी भी, अगर ये हम कह लें कि कंडक्टर चार्ज स्फीयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसी कारण से x डिस्टेंस पे जो कि उसके बाहर कोई पॉइंट है, r से बड़ा है x, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, और x बढ़ते 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 जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। अब आते हैं हम लोग हैं केस सेकंड। केस सेकंड की बात करेंगे तो केस सेकंड हम लोग ले लेते हैं, केस सेकंड जी, केस सेकंड एट सरफेस। एट सरफेस का मतलब पृष्ठ पर जी। अगर हम पृष्ठ पे बात करेंगे तो यही जो यक्स हमारा ग्रेटर देन आर था, सरफेस पे जब आ जाएंगे तो यही यक्स हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा क्या, आर। क्लियर है। तो यक्स इक्वल जब आर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाला है, जल्दी देखें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहां पे, देखिए सरफेस पे जी, तो सरफेस पे मिल जाएगा के, वही रहेगा कांस्टेंट ही, क्यू चार्ज चूंकि स्फीयर में क्यू ही रहेगा, और यक्स हमारा क्या हो जाएगा, आर। ये पूरा पूरा कांस्टेंट है जी हाँ। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा। कितना होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग, यहाँ पे सरफेस पे आएंगे इधर आ जाएगा, यहाँ सरफेस पे जाएंगे उधर चला जाएगा, यहाँ सरफेस पे जाएंगे इधर चला जाएगा। हर सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, यानी सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन होगा। क्लियर है ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐसे कर दें कि जो Q है वो Q की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो Q की वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि E सरफेस पे कितना हो जाएगा, के सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, और K की वैल्यू हम लोग लिख सकते थे
1/4πε0। तो ये सिग्मा इंटू 4π, 4π से 4π कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये सरफेस पे देखो सिग्मा भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, और क्योंकि सब क्योंकि एसआई सिस्टम में है तो यूनिट आ जाएगी ई की, क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आ गया, सरफेस पे। जिस सरफेस के बाहर x दूरी पर वैरी करेगा, घटेगा 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 सरफेस पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, उससे बाहर जाएंगे तो घटता जाएगा स्क्वायर के रेसिप्रोकल के हिसाब से, और इनफिनिट पे जाके 0 हो जाएगा। लेकिन अंदर देखें थर्ड कंडीशन, केस थर्ड, केस थर्ड क्या है, एट एनी इंटरनल पॉइंट, एट इंटरनल पॉइंट, जी हाँ आंतरिक बिंदु पर। अब आंतरिक बिंदु पर अगर आप आओगे, आंतरिक बिंदु पर अगर आप आओगे तो आपको पता है कि आंतरिक ये कैसा है, पहली बात देखो ये आपका कंडक्टिव है, जी हाँ, यानी ये चालक है, और चालक पे सारे आवेश कहाँ चले जाते हैं, ये सरफेस पे बाहर की, ठीक है। तो सभी चार्ज बाहर की ओर चले जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, और जब अंदर चार्ज नहीं है तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जी क्लियर। ये तो इंटरनल किसी भी पॉइंट पर, ये आउटसाइड है, जी हाँ ये सरफेस के बाहर है, और ये कह सकते कहां पर है, सरफेस पे है, और ये कहां पर है तो कह सकते इंटरनल। इंटरनल किसी पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जा रहा है आपको, 0 मिल जा रहा है। तो यहां बातें दिमाग में आ गई, क्या आ गई कि ये आपका कंडक्टिव स्फीयर है, कंडक्टिव होगा तभी अंदर 0 होगा, हाँ कंडक्टिव है तभी, चालक है, गोली चालक है तभी ये अंदर 0 हो रहा है, क्योंकि तभी सारे आवेश कहां चले जा रहे हैं, सरफेस पे। तो इंटरनल पॉइंट पर देखा जाए तो, अरे पहले एक्सटर्नल पॉइंट पे देख लेते हैं, बाहर की तरफ पे। एक्सटर्नल पॉइंट पे जो आया है वो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स के सेंटर से दूरी है, के आपका कांस्टेंट वही 1/4πε0 या 9 × 10⁹, क्यू चार्जेस स्क्वायर में, या सिग्मा के टर्म में लिखूं तो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन कर सकते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ये कहाँ आ गया है, तो ये आ गया एक्सटर्नल पॉइंट पर। अगर सरफेस पे मैं बात करूं, सरफेस पे, जी हाँ, तो सरफेस पे आया है, ये कांस्टेंट हो जाएगा जी, एक्स आर के इक्वल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ एक्स इक्वल आर कर देंगे तभी सरफेस होगा, तो बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। और इंटरनल पॉइंट पे अगर मैं कहूँ इंटरनल पॉइंट पर कितना होगा, किसी भी इंटरनल पॉइंट पर, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, 0। कब, जब ये कंडक्टिव स्फीयर होगा तब, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं रह जाता है। बात समझ आ रही है। अब देखा जाए कि अब ऐसे समझो कि कंडक्टिव स्फीयर है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हो मैक्सिमम है, क्यों, अंदर 0 है, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, और बाहर जाएंगे इस 1/x² के हिसाब से घटेगा, और इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, किया जाए जी। तो इसी के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं जी, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इस फार्मूले को आप देखें, बाकी इरेज कर रहे हैं। कंडक्टिव स्फीयर के कारण अगर देखें, इस y एक्सिस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा, और x एक्सिस पे मैं डिस्टेंस को ले रहा हूं, और ये डिस्टेंस इस पे x आ गया, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ओके। यहां पे देखो कि ये सेंटर है, जी हाँ, और सेंटर से ये डिस्टेंस मैं कह लूं कि r है, तो r पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम है, यहाँ ई मैक्स है, और कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद से ये आपका आर हो गया, यहाँ पे अंदर जैसे जाओगे 0 हो जाएगा, और बाहर जो है वो इस हिसाब से घटेगा कि इनफाइनाइट पे जाके 0 होगा, यानी ई प्रोपोर्शन टू 1/x², इस हिसाब से घटेगा। यार ये आपका जी
ये आपका ग्राफ मिलेगा और इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा और सेंटर से जैसे अंदर जाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्लियर हो चुका होगा मुझे लगता है स्फेरिकल कंडक्टर के कारण से। जी स्फेरिकल कंडक्टर के कारण से आउटसाइड में पॉइंट लेंगे, पॉइंट चार्ज की तरफ यह पूरी तरह करेगा। जी हाँ, और अगर सरफेस पे लेंगे तो कांस्टेंट है, अंदर किसी पॉइंट पे लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। और ये बाहर की तरफ इस रेशियो से चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के अंदर जैसे आएंगे वैसे क्या हो जाएगा, जीरो। और सबसे अधिक कहां पर होगा, सरफेस पर। समझ बात आ रही है। अब यही पर हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिव स्फीयर की जगह ये नॉन कंडक्टिव ले लें। क्या ले लें, देखिए नॉन कंडक्टिव, ये मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूं। अगर नॉन कंडक्टिव यानी अचालक, तो अचालक गोली अगर ले लेते, गोला ले लेते हैं और अचालक गोले के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं। जी वही केसेस फिर कहाँ आएगा, बाहर किसी पॉइंट पर, फिर सरफेस पर, फिर अंदर। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे चार्ज कहाँ था, केवल सरफेस पे था, कंडक्टर में। और जब वो नॉन कंडक्टर होगा, नॉन कंडक्टिव होगा स्फीयर, तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में होगा। हाँ स्फीयर है, पूरे वॉल्यूम में होगा। जी हाँ, हालो नहीं है, स्फीयर है, सॉलिड है, पूरे क्या होगा, अगर हालो है तो सरफेस पे चला जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर है तो आप नॉन कंडक्टिव है तो क्या होगा, कहाँ चलाएगा, पूरे वॉल्यूम में। तो बाहर से कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, सरफेस पे भी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अंदर जब निकालना होगा तो कंडक्टर से डिफर होगा। देखते हैं तीनों केसेस। तो यहां पे मैं कह लूं कि ये आपका एक स्फीयर है, जिसकी रेडिया कह लें कि आर है, और इस आर रेडिया में चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन चूंकि ये कह सकते हैं कि नॉन कंडक्टर है तो पूरे वॉल्यूम में होगा, और इसके तब चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी जो कि रो है, और रो की जो यूनिट आएगी वो कूलम पर मीटर क्यूब आएगी। क्लियर है ये बात, बात हो जाएगा। इसकी रेडिया है, ये रेडिया आपकी आर है। अब हम लोग केस फर्स्ट, एट आउटसाइड पॉइंट पे अगर निकाले वाह बिंदु पर, तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वही पहले तरह ही आएगा। क्या आएगा, क्योंकि यहां पे कर सकते हैं बाहर किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं और यक्स कर ले और ग्रेटर देन क्या है, आर है, तब हम कह सकते हो पॉइंट बाहर चला गया, तभी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन यक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला सेम होगा, वेयर यक्स ग्रेटर देन आर। लेकिन यहां पे देखें कि चूंकि यहां पे चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो क्यू होगा वो आपका हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तब कह सकते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, कहां पर, आउटसाइड या एक्सटर्नल किसी पॉइंट पर, के क्यू की जगह लिखते रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर ये, या अब यहां पे हम लोग के की वैल्यू भी लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, पूरा एक्सटर्नल पॉइंट पे क्या आ जाएगा, तो कह सकते हैं क्या, रो आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। जी यहाँ पे रो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लेकिन एक्स स्क्वायर वेरी करेगा। एक्स आर से ग्रेटर है और बाहर जैसे जैसे जाएंगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट पर, और एक्स जब इनफाइनाइट हो जाएगा तभी क्या होगा, ये हमारा जीरो होगा। क्लियर ये, तो कह सकते हैं क्या कि सेम आप देखो तो उसी की तरह है, लेकिन वहां पर सिग्मा के रूप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था
और नॉन कंडक्टिव है तो यहाँ पे क्या है, रो के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जैसे मैंने सिग्मा को भी पढ़ाया था क्यू अपान एरिया, तो रो को पढ़ाया था क्यू अपान वॉल्यूम, तो क्यू इक्वल हो जाएगा रो इंटू वन। तो क्यू चार्ज है पूरे पूरे में, हाँ, और इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यू चार्ज की लगा रखा और के की वैल्यू आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सॉल्व करके आ गई ये इलेक्ट्रिक फील्ड। के सेकंड भी ले लेते हैं यहीं पर, और के सेकंड क्या हो जाएगा जरा देखो तो, सरफेस पे। तो सरफेस पे अगर हम लोग लेते हैं के सेकंड एट सरफेस यानी पृष्ठ पर, तो अगर पृष्ठ पर लेते हैं तो यहां पर x इक्वल क्या आ जाएगा r। यहां बाहर से अब सरफेस पे वही डायरेक्शन होगा, इधर की तरफ इधर होगा, ऊपर ऊपर जाएगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा, लेकिन पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही आएगा। और क्या आएगा तो देखे तो इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट और आर भी कांस्टेंट। क्लियर ये? तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, या क्यू की वैल्यू हम लोग ये रख दें, जी हाँ, तो के 4 क्यू ये रो आ गया और 4/3 पाई आर क्यूब अपान आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो 4/3 पाई इंटू आर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल किया, तो इक्वल आ गया रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर अगर हम x इक्वल आर रख देते तो वही वैल्यू मिल जाती है। यानी कह सकते हैं क्या कि जब ये आपका कंडक्टर या नॉन कंडक्टर कोई भी हो, जैसे सरफेस के बाहर बिहेव करेगा वैसे सरफेस तक बिहेव करेगा। सरफेस के अंदर फेरेमिना थोड़ा सा बदलती है। तो जब नॉन कंडक्टिव स्फीयर है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी रो है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, तो आउटसाइड में KQ अपान x स्क्वायर निकला, एक्सटर्नल पॉइंट पर ये निकला और सरफेस पे ये निकला। सरफेस पे देखा जाए तो दोनों फार्मूले आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं। अब बात आती है केस थर्ड की। केस थर्ड इंटरनल पॉइंट पे आते हैं, और इंटरनल पॉइंट पे क्या होगा, तो जी अगर जब कंडक्टर था तो इंटरनल पॉइंट पे जीरो हो गया था, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गया था, जीरो हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज था ही नहीं, लेकिन अब तो चार्ज है, अब तो जीरो नहीं होगा। तो अब चार्ज है तो अब कैसे निकलेगा, आपको पता है कि ज्यादा वॉल्यूम लेंगे ज्यादा चार्ज होगा, कम वॉल्यूम लेंगे कम चार्ज होगा। पूरा स्फीयर भरा हुआ है, तो छोटा वॉल्यूम लेंगे अंदर लेंगे तो कम चार्ज होगा, ज्यादा वॉल्यूम लेंगे ज्यादा चार्ज होगा। तो अंदर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं केस थर्ड। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, पॉज करके वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें जी। केस थर्ड, एट इंटरनल पॉइंट, जी आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु कहने का मतलब कि जो डिस्टेंस है वो सेंटर से ली जाती है, और यहां पे x लेस देन r होगा। ये x लेस देन r कहने का मतलब कि यहां पर हम लोग x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस 3D है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो x रेडिया का एक स्फीयर काटो। क्लियर है? अगर x स्फीयर का ये रेडिया मैंने काट लिया है, एक छोटा सा गोला भी, बड़े गोले में मैं कह लो कि q चार्ज था, और इस छोटे से गोले में q डैश चार्ज है। क्लियर है? बात समझ आ रही है? तो यहां पर ये सरफेस ही हुआ इस गोले का, तो इस गोले में q डैश चार्ज है, और इसके सरफेस पे अगर निकालना हो तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई आ गया। हाँ, इंटरनल पॉइंट पे निकाल रहा हूं मैं, एक छोटा सा यहाँ पे कह ले कि x डिस्टेंस पर, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, या कहीं भी या इधर x डिस्टेंस पर, लेकिन x लेस देन r है, तो वहां पे उसके सरफेस पे अगर मैं निकाल रहा हूं तो फार्मूला क्या लगेगा, क्योंकि इस गोले में q डैश चार्ज है और सेंटर दूरी x है, तो q डैश अपान x स्क्वायर। अब तो q डैश हमने क्या किया, इमेजिन किया है। क्या इमेजिन किया है
कि इसके अंदर क्यू डैश चार्ज, लेकिन पूरे गोले में तो कितना है, क्यू है। तो हम लोग कह सकते हैं कैसे निकालेंगे क्यू डैश और क्यू, क्योंकि या तो क्यू रहेगा या रो रहेगा। तो रो इक्वल क्या होता है, बड़े गोले में चार्ज क्यू था और बड़े गोले का वॉल्यूम ये था। अब छोटे गोले में क्यू डैश है और छोटे गोले का, क्योंकि हाँ यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, तो आयतन कम करोगे तो आवेश भी कम हो जाएगा, तो ये रो तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग क्यू डैश और क्यू में रिलेशन ले सकते हैं, क्यू डैश इक्वल आ गया क्यू इंटू एक्स क्यू अपॉन आर क्यू। यहां पे रख दें तो इंटरनल पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कि क्यू डैश की जगह क्यू एक्स क्यू अपॉन आर, ये हो गया क्लियर। ये तो के क्यू एक्स क्यू और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका वैल्यू तो क्यू डैश की जगह और अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, क्या मिल गया, इंटरनल किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल गया वो मिल गया के क्यू एक्स अपॉन आर। तो आप ये देखो कि एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, जबकि एक्स लेस देन आर है। कितना, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, के भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट। एक्स बदलेगा तो एक्स, आप सरफेस की ओर जाओगे एक्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, हाँ सरफेस मैक्सिमम। फिर सरफेस के बाहर जाओगे तो फिर वो 1/x स्क्वायर के हिसाब से घटने लगेगा और इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा। लेकिन अगर अंदर आओगे तो जी इस सेंटर से लिया जा रहा डिस्टेंस, एक्स घटाओगे तो अंदर आओगे, एक्स जीरो यानी सेंटर पे आ गया, सेंटर पे आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। इस के को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे, और ये हो गया एक फार्मूला ये, और क्यू की वैल्यू ये रख लेते हैं जी, यहां से रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू, और ये एक्स अपॉन आर क्यू, आर क्यू से आर क्यू कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। तो इंटरनल पॉइंट पे फार्मूले को हम लोग इस तरह अप्लाई करेंगे। तो यहां पे कर सकते हैं क्या, सब कैंसिल है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। तो ये वैल्यू देखो कांस्टेंट है, लेकिन एक्स वैरी करेगा। हाँ, ये फार्मूला कहां अप्लाई होगा, जब हम लोग नॉन कंडक्टर के अंदर पॉइंट लेंगे तभी अप्लाई होगा, और एक्स बढ़ते जाए आर के बराबर हो जाए तो फिर वही आ जाएगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जी हाँ वही आ जाएगा। लेकिन सरफेस के बाहर इसको अप्लाई नहीं कर सकते, अंदर से लेकर सरफेस तक कर सकते हो। यहां पे मैं कह लूं कि एट सेंटर, तो जब अंदर आओगे तो एक्स हमारा घटता जाएगा, सेंटर पे एक्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स जीरो हो जाएगा, और जैसे एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर। ये यहां पर भी हम लोग निकाल चुके कि अंदर क्या है बाहर क्या है। तो यहाँ पर अंदर जो कि यहाँ पे चार्ज है, क्योंकि नॉन कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, लेकिन सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। सेंटर से जैसे जैसे हम बाहर को जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हिसाब से बढ़ेगा, और जैसे सरफेस पे जाएंगे तो वही हो जाएगा क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और सरफेस के बाहर जाएंगे तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेगा, तो फिर हमें बाहर वाला लेना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, जी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन आर। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि नॉन कंडक्टर के कारण भी क्या है। इस पे भी अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, फार्मूले को नोट कर ले, यहाँ थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अंदर जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं इतने गोले में हमने क्यू डैश चार्ज लिया, इस गोले की रेडिया हमने कितनी ली है, एक्स ली है, जी हाँ। तो जब इस गोले की रेडिया हमने एक्स ली है तो हम कर सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पे कितना हुआ, के क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्यू डैश हमने इस गोले में इमेजिन किया है। आपको पता है चार्ज डेंसिटी यहाँ पे रो होगी, कूलम पर मीटर क्यूब होगा, और रो इक्वल बड़े गोले में क्यू चार्ज बड़े गोले का आयतन, छोटे गोले में क्यू डैश चार्ज छोटे गोले का आयतन। तो क्यू डैश में यहाँ रिलेशन आया, यहाँ रखा, ये मिला, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर अंदर है। तो जो कि एक्स हमारा वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, बाहर जाएंगे सरफेस को जाएंगे तो एक्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, सरफेस से ज्यादा होता है। अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और सेंटर पे जाके जीरो हो जाएगा। के की वैल्यू ये रखा, क्यू की वैल्यू ये रखा, तो हमारा ये फार्मूला आ गया।
तो कह सकते हैं क्या कि ये आपका इंटेंसिटी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तीनों केसेस में कहाँ कहाँ एक्सटर्नल पॉइंट, सरफेस और कहाँ पर फिर इंटरनल पॉइंट। तो यहाँ पे अगर थोड़ा देखें तो ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं ई वर्सेज एक्स नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, ई वर्सेज एक्स में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस पे मैं एक्स पोजीशन ले रहा हूँ और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेंटर है स्फीयर का, ये हम आगे बढ़े, यहाँ पे हम आ गए रेडिया, और रेडिया पर यानी सरफेस पे आ गए, डिस्टेंस सेंटर से रेडिया के बराबर आ गया तो सरफेस पे आ गए, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और कितना होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, ये सबको पता है जी हाँ। और क्यू की वैल्यू अगर हम रो इंटू 4/3 एप्सिलॉन नॉट रखें तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये अगर बाहर जाते हैं तो ये इस रेशियो से घटेगा और इनफाइनाइट पे जाके क्या होगा 0, और रेशियो क्या होगा E प्रोपोर्शन टू 1/r²। लेकिन जब अंदर आएंगे सेंटर की ओर आएंगे तो एक आएगा 0 नहीं है, सेंटर पे जाके 0 है जी हाँ, सेंटर पे जाके 0 है, और इस तरह से हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है इस रेशियो से, यानी सेंटर से जैसे जैसे हम सरफेस की ओर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और जब x इक्वल कितना हो जाएगा, इस पे x है, x इक्वल जैसे r होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर अगर हम बाहर जाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और इनफाइनाइट पे जाने पे क्या हो जाएगा 0। ओके क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल लिए। अब सोच रहे होंगे आप कि अगर ये स्फीयर अगर हालो होता तो क्या होता, हालो होता तो क्यों सरफेस पे होता, सरफेस वाला फार्मूला लग जाता। अगर इसको हम लोग काट के सेमी बना देते तो सेक्शन वाला आना चाहिए, अगर सेक्शन वाला आता है तो फिर आप सभी कर लेना, कहीं कोई दिमाग में आए क्वेश्चन जरूर उसको सेंड करिएगा। एक हम आपको काट के दिखाते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज सेमीकंडक्टर स्फीयर, या कह सकते हैं कि हेमी स्फेरिकल बाउल ले लें जी हाँ, समझ आ रही है। अब ये देखा जाए कि जो कि कंडक्टिव है और ये बाउल होगा तो जैसे वह बीच में खाली है, तो वैसे भी सभी चार्ज कहाँ चले आने हैं, सरफेस पे जी हाँ, ये बाउल हो गए और चार्ज सब कहाँ चले आना है, सरफेस पे। अंदर कोई चार्ज तो नहीं है, अंदर कुछ है भी नहीं, सरफेस पे ही आना है। अब ये कह लें कि ये चार्ज अगर यहाँ पे है, अब इस सेंटर पे अगर ये पूरा जब पूरा कह सकते हैं कि जब ये स्फीयर था और ये कंडक्टिव स्फीयर था या बाउल होता तो अंदर कोई चार्ज होता नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जीरो, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलता। लेकिन अब अगर सेंटर पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री नहीं है, सेंटर की चारों तरफ सिमेट्री थी इसलिए सेंटर 0 आ रहा था, अब नहीं है। तो कैसे निकालें, तो चूंकि कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है, और जब कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है तो क्या करें, एक सेक्शन काटें, एक सेक्शन छोटा सा काटते हैं जी हाँ। अगर हम सेक्शन ऐसे पीछे से काटते हुए आएंगे तो ये जो स्ट्रिप निकलेगी, अगर यहाँ एक कट लगा एक यहाँ कट लगा, ऐसे काटते हुए चले पीछे से लेके तो रिंग आएगी, और रिंग को मैंने काटा है तो यहाँ पर सेंटर से अगर देखा जाए, ये मैं कह लूँ तो सेंटर से कितनी थिकनेस का, ये एंगल यहाँ पे जो है वो d थीटा है, तो ये जो चाप होगा वो कितना हो जाएगा, अगर इसकी रेडिया में r ले लूँ तो r इंटू डी थीटा ये हो जाएगा, और r d थीटा में चार्ज अगर dq है और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया dA, और इसका एरिया कितना होगा, तो इसका रेडिया मैं ले रहा हूँ स्मॉल r, ठीक है। ये तो आपका x सेंटर से दूरी हो जाएगी, लेकिन यह जो रिंग कट रहा है उसकी रेडिया में कितना ले रहा हूँ स्मॉल r, तो उसका जो एरिया होगा स्मॉल r यानी परिधि, और ये थिकनेस कितनी है r डी थीटा, r इंटू ये हो जाएगा। इसमें dq चार्ज है। अब यह dq चार्ज है इस रिंग में जिसकी रेडिया r है, और उसके सेंटर से ये इस दूरी, इसको मैं x कर लूँ, तो इस दूरी पे मुझे निकालना क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो dq चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में करूँ dE है, तो d होगा कितना, पहले देख लें, तो d होगा रिंग के कारण है चार्ज dq है,
सेंटर से x दूरी पर है और उस रिंग की रेडिया स्मॉल r है, तो स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब कल यहाँ से थीटा एंगल पे मैंने एक काटा हुआ है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू तो ये रख दूंगा, जी हाँ, के की वैल्यू के रहने देते हैं, सिग्मा 2 पाई r कैपिटल R डी थीटा इंटू x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब ये देखा जाए इसमें क्या हम लोग और कर सकते हैं, तो ये डी है, के सिग्मा, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, जी हाँ 2 पाई r वेरिएबल है स्मॉल r, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ स्ट्रिप काटते तो छोटा रेडियन होता है, यहाँ काटते तो कैपिटल R होता है। स्मॉल r को कैपिटल R के टर्म मिलाते हैं, ये थीटा है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, जी ये नॉर्मल, ये हाइपोटेनस साइन थीटा, तो जाएगा कैपिटल R जी साइन थीटा, क्या जाएगा साइन थीटा इक्वल स्मॉल r बाई कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल r साइन थीटा, ये हो गया इनटू कैपिटल R डी थीटा। अब इसमें थीटा वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे काटा है तो ये थीटा है, अदरवाइज वेरी करता है 0 से लेके 90 तक। यक्स भी वेरिएबल है, तो यक्स को भी आर के टर्म में ले आते हैं, कैसे, हाँ आर के टर्म में लाएंगे थीटा से रिलेट हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा, एक वेरिएबल आ जाएगा, तो ये आपका बेस और ये हाइपोटेनस, तो हो जाएगा एक्स इक्वल आर कास थीटा, कास थीटा, क्लियर ये, क्योंकि कास थीटा इक्वल ये आपका एक्स अपॉन आर, एक्स इक्वल आर कास थीटा, ये हो गया। नीचे स्मॉल r की जगह r साइन थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और x की जगह पे r cos थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, होल पावर 3/2। जो d मिला वो क्या मिला, ये देखो 2 2 जा 4, पाई से पाई गया, सिग्मा अपान पहली बात तो 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। यहाँ ऊपर जो क्या मिला r स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, क्लियर है, ये मल्टीप्लाई हो चुका है इनटू डी थीटा, नीचे आर स्क्वायर कामा ले ले, साइन स्क्वायर प्लस cos थीटा 1 हो जाएगा, और आर स्क्वायर का पावर 3/2 आएगा, तो आर क्यूब हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे अब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक फार्मूले में आ जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा नहीं साइन 2 थीटा, ये कैंसिल हो गया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन आर, अब ये 2 साइन थीटा cos थीटा यानी क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा अपान 2 2 जा 4, ये आपका डी आ गया, क्लियर। ये तो यहाँ पर इस कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म चार्ज बाउल है या कप है या सेमी कंडक्टिव स्फीयर है, सरफेस पे चार्ज है, उसके सेंटर पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया छोटे से स्ट्रिप के कारण, जी हाँ छोटे से स्ट्रिप के कारण निकला है, क्योंकि छोटे से स्ट्रिप में चार्ज dq था, वो कितना होता है सिग्मा इनटू छोटा सा एरिया डी है, डी छोटा सा एरिया क्या होता है रिंग का एरिया, रिंग में मोटाई अगर है तो परिधि गुणे मोटाई, ये हो गया, और dq चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डी है, तो रिंग ये बना, रिंग के सेंटर से x दूरी पर है, जी हाँ x इस पोजीशन पे है, वो फार्मूला लगा लिया और dq की वैल्यू रखा, x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे dq की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू x, ये अब x वेरिएबल है, स्मॉल r वेरिएबल है, तो x और स्मॉल r को हम लोग, और थीटा वेरिएबल है, सबको थीटा के टर्म में ले आए, x इक्वल r cos थीटा, स्मॉल r इक्वल r sin थीटा, यहाँ भी रख दिया वही चीज, और k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा, सॉल्व किया, ये वैल्यू आई थी, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल sin 2 थीटा आ गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम क्या करें, इंटीग्रेट कर लें, सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin 2 थीटा, क्लियर। ये r कैंसिल नहीं हुआ है कहीं पे भी, देखा जाए r कैंसिल, r बचा तो नहीं है, यहाँ पे मैं कह लूँ कि पाई r की जगह क्या था r sin थीटा, और यहाँ पे r देखिए r क्यूब हो जाएगा ऊपर, और r क्यूब से r क्यूब कैंसिल है, तो यहाँ r भी यहाँ पे नहीं बच रहा है, सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट sin 2 थीटा, और थीटा हमारा वेरी करेगा 0 से लेके कहाँ तक, क्योंकि स्ट्रिप इधर भी कट रही है, तो ऐसे मत ले लीजिएगा, तो 0 से लेके कहाँ तक 90 तक, 0 से π/2, तो कांस्टेंट सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और sin 2 थीटा का डी थीटा, जी हाँ sin 2 थीटा का करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस cos 2 थीटा अपान 2, ये मिलेगा, और इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2,
एक बार थीटा की जगह पे अपर लिमिट और एक बार थीटा की जगह पर लोअर लिमिट। यहां मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। तो ई की वैल्यू जो मिल रही है वो सिग्मा अपान 4 पाई, पाई कैंसिल नहीं है, पाई कैंसिल हो चुका है, यहाँ पाई नहीं है, तो 4 एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ, सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका 1/2 को भी बाहर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है तो एक बार क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो माइनस कास 2 थीटा की जगह पर पाई बाई 2, माइनस वाला प्लस कास 2 इंटू 0 हो गया। अब देखा जाए सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू हाफ जी, कास पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 और माइनस बाहर है, ये 2 से 2 कटा, कास पाई की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 तो 1, और कास 0 की वैल्यू 1, 1 1 2 से 2 कैंसिल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हाफ। अगर बाउल है या कप है, यूनिफॉर्म चार्ज है, या कह सकते कंडक्टिव स्फेयर है या हालो स्फेयर है, तो वहां पे कह सकते हैं कि सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट कितना है, सिग्मा अपान 4 माइनस। क्लियर, ये बात समझ आ रही है। तो ये हम लोग निकाल लिए। तो आपको ये दिमाग में रखिए कि अगर कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है तो कैसे हम क्या करेंगे, एक सेक्शन बनाएंगे, और सेक्शन का जो भी कर सकते हैं कि वो शेप ले रहा है, उस शेप के कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का लिमिट लेने आना चाहिए, तो आप पूरे सिस्टम, किसी भी सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं।